नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के जो है कि प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। और सबसे पहले आप मैप देख लें एक बार। अगर आप इसको समझ लें तो ये जितना लिखा है वो आप खुद से अपने से लिख लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उत्तर में विंध्य श्रेणी से लेकर के ये कार्डोमम पहाड़ी तक है। कार्डोमम पहाड़ी ये साउथ में कार्डोमम पहाड़ी तक है। पूरब में छोटा नागपुर पठार से लेकर के पश्चिम में जो है कि गिर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक फैला हुआ है। और ये जो है कि ये उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम में जो है कि ये अरावली श्रृंखला है, जो हमने वहाँ पर वीडियो में देखा भी है। इसको हमने विस्तृत से पढ़ा है। ये अरावली श्रेणी से और जैसलमेर तक ये फैला हुआ है उत्तर पश्चिम में। और इसी का भाग ये नॉर्थ ईस्ट में इसी का भाग है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है, जो है कि मेघालय का पठार, कार्बी आंग का पठार जो है कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये जो हिमालय जब इसका निर्माण हुआ, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टक्कर हुआ, तो इसी टक्कर के फलस्वरूप ये विस्थापित होकर के ये मालदा भ्रंश से अलग हो गया है। हम मालदा भ्रंश को जब मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मालदा भ्रंश से एक दरार से भ्रंश से अलग हो गया। तो ये मेघालय का पठार और कार्बी आंग का पठार जो है कि इसी का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसे पठारों का पठार कहा जाता है। जो है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार का इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो है कि सभी पठारों का समूह से मिलके बना हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेवाड़ पठार, मालवा, बुंदेलखंड, ये सब चीज़ें ये मिल करके बना हुआ है। तो फिर उसके बाद इसे जो है कि पठारों का पठार कहा जाता है। और आगे देखें तो अगर हम जो है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो है कि ये दक्कन का पठार, ये मध्य उच्च भूमि और जो है कि उत्तर पूर्वी पठार, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम इसको काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे एक कंसेप्ट अपना बना लीजिए। तो जो है कि इसमें अब हम एक एक चर्चा करें। तो जैसे दक्कन का पठार का चर्चा करें तो यहाँ पे जो है कि ये इसका एरिया त्रिभुज की तरह है। दक्कन का पठार जो है इसका ओरिजिन जो है कि ज्वालामुखी की लावा से उत्पन्न हुआ था क्रिटेशियस काल में। इसमें यहाँ पे जो है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ये जो है कि पूरा फैल गया है। तो यहाँ से लेकर के ये बेल्ट जो पाया जाता है, ये दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और मेघालय का बेल्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे लावा सबसे ज़्यादा जो है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और फिर उसके बाद इस सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पे आप कपास मृदा देखेंगे, रेगुर मृदा जिसे कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेगुर मृदा क्या है। तो ये रेगुर मृदा इसी काली मिट्टी से बना है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। तो काफ़ी उपजाऊ होता है, इसलिए वहाँ पे इन सब चीज़ों की खेती की जाती है। इधर देखेंगे तो जूट की खेती इधर की जाती है। और ये दक्कन का पठार जो तेलंगाना और कर्नाटक पठार से मिल करके बना हुआ है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब पे ये इस तरह यहाँ तक फैला हुआ है। और ये छोटे छोटे पठार हैं। इस पठारों में दोस्तों जो है कि बहुत सी खनिज स्रोत पाए जाते हैं। जो है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्नाटक में धात्विक खनिज बहुत बार परीक्षाओं में मिलता है कि यहाँ की जो धात्विक खनिज जो यहाँ पे खान जो पाए जाते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं। और देखेंगे कोला वाला क्षेत्र जो है कि ये गोंडवाना भूमि में है। अभी हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये गोंडवाना भूमि में कोला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तांबा इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार खनिज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ जलप्रपात बहुत का उद्भव होता है। जलप्रपात का जैसे कुंचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कि ये कर्नाटक में है। सबसे ऊँचा जलप्रपात कुंचिकल है, जोग प्रपात है, हुंडरू है। तो यहाँ पे जो है कि कई जलप्रपात का उद्गम स्थल भी है। और यहाँ से कई नदियाँ निकल के गई हैं। तो हम अब और डिटेल से पढ़ें तो हम देखें अब इसको शुरू से। तो इसका विस्तार जो है देखेंगे तो नॉर्थ में विंध्य श्रृंखला है, विंध्य श्रृंखला से है। आप पहले पेज पे इसको बना लें, फिर बैक साइड पेज पे आप इसको नोट्स बनाते चलें। इसको आप समझ लेंगे तो ये सब चीज़ें आप जो अपने से भी बना सकते हैं। ये देखिए विंध्य श्रृंखला है, उत्तर में विंध्य श्रृंखला, और साउथ में कार्डमम पहाड़ी है। इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो कार्डमम पहाड़ी तक फैला हुआ है। और ईस्ट में देखें तो ये राजमहल पहाड़ी यहाँ पे है कि जो है कि झारखंड वाले एरिया में, क्षेत्र में जो है कि राजमहल पहाड़ी। पूर्व में लेके पश्चिम में देखें तो गिर पहाड़ी तक फैला हुआ है। ये गिर पहाड़ी है। तो पूरब में जो है कि पूरब में राजमहल पहाड़ी और पश्चिम में
गिर पहाड़ी तक है, और नॉर्थ वेस्ट जो है कि उत्तर पूर्व में। आप इसे हिंदी में अगर अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, नहीं तो इसे हिंदी में जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये उत्तर पश्चिम में देखें तो ये अरावली श्रृंखला जिसे कटक कहते हैं। कटक एक यहाँ पे स्थान है, लेकिन ये कटक ये एक भौगोलिक आकृति है कटक। और ये अरावली श्रृंखला जैसलमेर तक, ये देखिए जैसलमेर तक फैला हुआ है, दिल्ली तक भी ये फैला हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट में इधर तक फैला हुआ है। और ये उत्तर पूर्व में देखें, उत्तर पूर्व में भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो उत्तर पूर्व में अभी हमने देखा मेघालय और कार्बी आंग, मेघालय और असम में इसका जो है कि विस्तार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है कि 150 और 150 से 900 मीटर की के आसपास औसतन इसकी ऊंचाई है। अगर इससे नीचे मैदान पाए जाते हैं, 150 से नीचे मैदान पाए जाते हैं, 900 से ऊपर पहाड़ी और पर्वत स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ पहाड़ियाँ डोडा बेटा, अनायमुदी जो है कि ये पहाड़ जो है कि पर्वत श्रृंखलाएँ, चोटियाँ हैं। ये श्रृंखलाएँ जो है टूटी हुई और अपरदित अपशिष्ट पर्वत हैं, ये टूटी हुई हैं। ये देखेंगे कि आप अरावली भी बीच बीच में टूटी हुई है। विंध्य श्रृंखला देखिए, हमने पर्वत हिमालय जो भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ में उसमें हमने विस्तार से पढ़ा है, वहाँ पे भी देखेंगे, हमने देखा है कि श्रृंखलाएँ जो टूटी हुई हैं, ये सतपुड़ा है, ये गाविलगढ़ है, मैकाल है, और ये मैकाल है, ये जो है कि महादेव और ये मैकाल है। ठीक है, और अपरदित है, ये जो है कि सब पहाड़ियाँ जो विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब पहाड़ियाँ अपरदित पहाड़ियाँ हैं। अपरदित मतलब ये इतनी पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई हैं सब पहाड़ियाँ। तो ये उस समय से लेकर के आज से पहले इनका शेप कुछ इस तरह से था, आज इनका शेप इस तरह से हो गया। मतलब ये अपरदित टूटते फूटते आज इस शेप में बची हुई हैं। तो ये अपरदित हैं, अवशिष्ट हैं, मतलब इनका टूट के बचा हुआ अब ये भाग अवशिष्ट बचा हुआ भाग है। तो इसका निर्माण हम बात करें, गोंडवाना भूमि की टूटने से निर्मित हुई है। हमने चर्चा किया था उसमें, तो जब हिमालय का ओरिजिन होता है तो जो है कि पैंजिया का जब दो भाग होता है तो उसमें हमारा भारत गोंडवाना का भूमि, दक्षिणी भाग गोंडवाना का भूभाग था। तो ये गोंडवाना भूमि से गोंडवाना भूमि के टूटने से निर्मित हुआ है। ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आग्नेय जैसे जो है कि ज्वालामुखी आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे तो देखेंगे आग्नेय 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, रूपांतरित और एक होता है अवसादी। अवसादी जो है कि इसे टूट फूट के बनता है। जो है कि आग्नेय जो है, आग्नेय जैसे ज्वालामुखी निकला और ये इस तरह के जो है कि ज्वालामुखी निकला और उसके बाद जो है कि ये ज्वालामुखी पर्वत इस तरह से हो गया। अगर तो आग्नेय जैसे ज्वालामुखी के उत्पत्ति से जो पर्वत बनता है वो आग्नेय का रूप लेता है। अब उसके बाद ये टूटता फूटता है तो अवसादी हो जाता है, और जब यही एक समय बाद दब के जब ऐसे ऊपर आ जाता है तो इसे एक रूपांतरित एक चक्र में चलता रहता है। तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से ये निर्मित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भूगर्भिक आकृति की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में या सीडीएस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अरेंज दिया था मिलाने के लिए। जो है कि सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ था, फिर धारवाड़ का, फिर कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण हुआ, विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर उधर गोंडवाना भूभाग का निर्माण होता है। तो अरावली जो है ये वाला क्षेत्र है। अरावली में जो है कि धात्विक खनिज, तांबा पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान में पाया जाता है, तो धात्विक खनिज के लिए फेमस है। यहाँ चूना पत्थर और संगमरमर जैसे जो है कि पत्थर जो है कि इमारतों को निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का यहाँ पे उत्पादन होता है। तो इसका जो है कि अगर विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में फैला हुआ है, राजस्थान में हो गया। फिर उसके बाद ये दिल्ली तक गया हुआ है, दिल्ली तक है। फिर गुजरात में भी इसका कुछ भाग है, ठीक है, गुजरात में भी इसका कुछ भाग है, और एमपी में भी इसका कुछ भाग है। इस तरह से फैला हुआ है। तो ये धात्विक खनिज के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। और जो है कि धारवाड़ की बात करें, धारवाड़ जो है सर्वाधिक धात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज भंडार धारवाड़ में पाए जाते हैं, जो धातु लौह अयस्क है। और ये जो है कि धारवाड़ का क्षेत्र जो है कि धारवाड़ की क्षेत्र की बात करें तो ये जो है कि कर्नाटक में है, और जो है कि आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद जो है कि ये महाराष्ट्र में है, और फिर छोटा नागपुर पठार जो एरिया है, छोटा नागपुर
इस तरह से आप बनाते चलेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कहाँ पे कैसे कौन सी जो है कि चट्टानें किसके लिए फेमस हैं। ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा जब आप खनिज स्रोत संसाधन पढ़ेंगे कि कौन आप वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा। जैसे जो है कि अभी देखेंगे गोंडवाना में ये जो है कि कोयला के लिए फेमस है। तो यहाँ पे कोयला की खानें हैं जो है कि रानीगंज, झरिया, इन सब चीज़ों को उसमें आपको हेल्प करेगा। धारवाड़ का बात किया तो ये कर्नाटक में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र में फैला हुआ है। कुडप्पा की बात करें, कुडप्पा क्षेत्र चट्टानें जो हैं कि ये धात्विक और निम्न कोटि अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये इसका क्षेत्र जो है कि ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, तो फिर और महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद देखें तो अरावली क्षेत्र में है, दिल्ली में भी है। ये इस तरह से फैला हुआ है। ये क्षेत्र जो है कि धातु और निम्न कोटि के अयस्क के लिए फेमस है। विंध्य क्षेत्र, ये जो है कि विंध्य जो है कि अवसादी चट्टानों से बना है। अवसादी मतलब ये टूट फूट करके बना हुआ है। कुडप्पा चट्टानों से टूटने से निर्मित हुआ है। ये अरावली से टूट कर धारवाड़ बना, धारवाड़ से जो है कि कुडप्पा से विंध्य क्षेत्र और विंध्य से गोंडवाना, ये एक अरंज से मिलके बनी हुई हैं। तो जो है कि विंध्य क्षेत्र जो है कि अवसादी चट्टान यहाँ पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर और लाल बलुआ पत्थर और जो है कि संगमरमर जैसे खनिज संसाधन यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विंध्य चट्टानों में पाए जाते हैं। तो विंध्य चट्टान का विस्तार कहाँ तक है, तो विंध्य चट्टान जो है कि विंध्य वाले इस क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विंध्य क्षेत्र में फैली हुई हैं, विंध्य क्षेत्र में है, ये विंध्य क्षेत्र में फैली हुई है। और बात करें गोंडवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो है कि कोयला के लिए। सबसे ज़्यादा कोयला हमारा जो है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो है कि बृहद कोयला क्षेत्र जो है कि ये गोंडवाना जो है चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पे जो है कि रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, ये जो बहुत फेमस जो है कि कोयला खदानें हैं वो ये गोंडवाना के भूभाग में आती हैं। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये झारखंड है। फिर सबसे ज़्यादा झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये जो है कि बहुत ही फेमस हैं किसके लिए, कोयला के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें, हम यहाँ पे देखें छोटा नागपुर पठार जो है कहाँ पे है, यही वाला रीजन है, झारखंड में है। और जो एक वेस्ट बंगाल और ये छोटा नागपुर पठार में क्या क्या पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है और धात्विक खनिज भी पाया जाता है। आप देखेंगे कि उड़ीसा जो बॉक्साइट, और यहाँ पे बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। अभ्रक भी यहाँ के खनिज संसाधन है। कोयला जो है कि कोयला के लिए फेमस है ही है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसी क्षेत्र में धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया और लौह अयस्क हो गया। सब क्षेत्र ये भी इसके लिए भी ये फेमस है। तो हम इसको पढ़ने के बाद हमें ये जो है कि उसमें हेल्प करेगा। जब हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हम यहाँ पे उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं, फिर हम आगे इसमें देखते हैं। अब ये देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये हिमालय की अपेक्षा स्थिर क्षेत्र है। क्यों हिमालय की अपेक्षा स्थिर क्षेत्र है, क्योंकि ये प्राचीनतम भूभाग का एक पार्ट है, गोंडवाना का भाग है। इसलिए बहुत पुराना होने के नाते ये काफ़ी स्थिर है। यहाँ पे भूकंप जैसी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे आपको कम सुनने की मिलती है। जैसे आप हिमालय में देखेंगे भूकंप आना और प्राकृतिक आपदाएं वहाँ आना आम बात है, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पे ये सब घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कई भिन्न प्रकार की अश्लीलताएं मिलती हैं। आप अगर परीक्षाओं में देखेंगे तो आप इन सब चीज़ों को सामना किए होंगे, आपको ये सब चीज़ें मिले होंगी। जैसे यहाँ पे टार, भ्रंश घाटी, नग्न चट्टान इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीला टीला है, बरखान है, मरु उद्यान है, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पे खनिजों की भंडार है, यहाँ प्रचुरता पाई जाती है। अभी और इसके आगे हम और डिस्कस, और जब हम इसको पढ़ेंगे, वो जब खनिजों का
खनिज स्रोत संसाधन से नाम से एक वीडियो अलग, इसको हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है कि धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इधर कोयला पाया जाता है, इधर तांबा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ ये पठार जो होता ही है, जो है कि खनिजों की यहाँ प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो उच्चावच के आधार पर, उच्चावच क्या होता है? उच्चावच मतलब ऊंचाई और ऊंचाई नीच, वो जो है कि हाइट के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार है, ये वाला रीजन है दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। इसके बारे में अब हम इसको और डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दक्कन का पठार, फिर उसके बाद देखेंगे मध्य उच्च भूमि, फिर उत्तर पूर्वी पठार। अब हम देखेंगे उच्चावच के आधार पर 3 पार्ट थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये वाला रीजन है, दक्कन का पठार। इसका विस्तार देखें, नॉर्थ में जो है कि मतलब उत्तर में, आप इसे चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप शार्ट में लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, इसलिए आप थोड़ा शार्ट में यूज कीजिए, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप इसको समझने भी लगेंगे। तो देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता है यन से, तो मतलब ये नॉर्थ लिखा गया है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट, इसे उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में कहाँ पर है? उत्तर में ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में है। आप यहाँ लिखिए सतपुड़ा श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा के श्रृंखला के दक्षिण से ले करके साउथ में, मतलब दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी तक है। पूर्व में ये पूर्वी घाट और ये वेस्ट में जो है कि पश्चिमी घाट, मतलब ये वाला एरिया इसमें शामिल होता है। इसकी हाइट लगभग औसतन देखा जाए तो ये 1500 मीटर इसकी हाइट है। आकार की बात करें तो ये त्रिभुज की आकार का है। अभी आप देखें तो ये त्रिभुज की शेप लिया हुआ है। इसकी स्थलाकृतियों की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं। ब्लॉक पर्वत मतलब जो है कि एक ऐसा पर्वत हो जो बहुत पुराना हो, जैसे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत उसे कहते हैं जो विस्थापित होने के बावजूद भी बहुत पुराने होते हैं। विस्थापित होने के बाद भी वो उसी रूप में पड़े रहते हैं और सिर्फ इसका अपर्दन होता रहता है। तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हो गए। भ्रंश घाटी, जो दो प्लेटों के बीच के जब विस्थापन होता है तो जो है कि भ्रंश घाटी, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जब ये अलग हुआ तो यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण लिया है। और यहाँ पे जो है कि नर्मदा नदी जो बहती है वो भी एक भ्रंश घाटी का रूप लिए होती है। तो ये पर्वत स्कंद, ये सब ये जो है कि स्थलाकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। एक स्थलाकृति टार भी है, आप इसको भी जान लें। ये परीक्षाओं में ये सब मिलता है आपको, जो है कि पूछ लेता है कि ये जो है कि किस भाग में किससे संबंधित है। तो ये स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? दक्कन की पठार से। तो अगली दक्कन के पठार में हम पश्चिम घाट को देखें तो इसी का भाग है पश्चिम घाट। ये इसका विस्तार जो है कि देखें तापी नदी से लेकर के ये जो है कि कार्डमम पहाड़ी तक है, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें आप पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हम इसे बहुत शार्ट में यहाँ पे दे रहे हैं इसका विस्तार। तो आप इसे कन्याकुमारी, महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी पहाड़ी को, पश्चिमी घाट को स्थानीय भाषा में जो है कि नीलगिरी भी कहते हैं। केरल में इसे अन्नामलाई कहते हैं। ये देखिए नीलगिरी है, ये वाला जो है अन्नामलाई है। और ये जो नीचे वाला है ये कार्डमम और इलायची है, ये केरला में स्थित है। इसे केरला में, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन इसे केरल में जो है कि कार्डमम और इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। इस पर दो सब बहुत इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पे कौन सी है? अनायमुदी है। नीलगिरी पे डोडा बेटा है, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सतत है, देख रहे हैं आप, एकदम एक समान है, इसमें कटा पिटा नहीं कहीं है। इसे सिर्फ दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है, जैसे आप पाल घाट, भौर घाट, थाल घाट और सनकोटा, इससे हमने पढ़ा था दर्रों वाले में। और ये एक समान श्रृंखला है, देख रहे हैं। पूर्व की ये ढलान है, पूर्व की ओर ढलान इसलिए भी है क्योंकि इधर से नदियाँ निकल करके पूर्व की तरफ बहती हैं। अब दक्कन के पठार में हम पूर्वी घाट को देखते हैं, जो ये वाला पूर्वी घाट है। ये देखेंगे कि महानदी घाटी से लेकर के ये नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पे है।
यहाँ पे श्रृंखलाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाई जाती हैं। इसको हमने भारत की पर्वत श्रृंखला के माध्यम से तीसरे वीडियो में हमने इसको चर्चा किया है, वहाँ पे आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत शार्ट में बताते रहे। यहाँ जो है कि एर्रामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा और जो है कि जिंजी, जावड़ी, सेवरा, ये सब कई जो है कि हमने वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो है कि यहाँ पे नल्लामलाई है, पालकोंडा, जवादी पहाड़ी पाई जाती हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो हमने उस वीडियो में सिर्फ महेंद्रगिरी के बारे में बताया था, लेकिन आप यहाँ पे जान लें कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी, अगर आप उस वीडियो को भी देखे हैं, आप अगर नोट्स साथ में बना रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर इसको शामिल कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने इस चीज़ का हमें नहीं मिला था, तो अभी हमने जल्दी देखा, तो इसमें जो है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदवाड़ा है। अगर आपको ऑप्शन में महेंद्रगिरी, हमने उसमें महेंद्रगिरी बताया है, लेकिन अगर आपको महेंद्रगिरी और जिंदवाड़ा दोनों मिलता है तो आप वहाँ पे जिंदवाड़ा लगाइएगा। अगर जिंदवाड़ा नहीं दिखाई देता है तो दूसरा कौन है, महेंद्रगिरी है। सबसे ऊंची चोटी जिंदवाड़ा, फिर उसके बाद जो है कि महेंद्रगिरी है। फिर ये असतत है, ये देखिए जगह जगह टूटी हुई है या असतत या असमान है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, महानदी काट देती है, फिर उसके बाद गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब नदियाँ इसको काट देती हैं, तो ये अपर्दित है, नदियों द्वारा अपर्दित है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये देखिए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिल रही हैं, ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिल रही हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती हैं। दक्कन के पठार में हम देखें, पठार की बात करें, इसे पठारों का पठार कहा गया है, प्रायद्वीपीय पठार को। तो दक्कन का ट्रैप, इसमें देखिए दक्कन ट्रैप है, इसे दक्कन का पठार भी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसी के नाम पे जो है कि दक्कन का पठार, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसी कारण इसको दक्कन का पठार कहा जाता है। इसमें कई पठार शामिल है, जैसे दंडकारण्य है, फिर कर्नाटक है, फिर तेलंगाना भी है, कोयम्बटूर है, आंध्र प्रदेश में भी जो पठार है वो इसमें इस पठारों में शामिल है। आप देख सकते हैं, इसमें कुछ आप अपने से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको अगर मैप क्लियर है तो। फिर उसके बाद आते हैं जो है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, दक्कन का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, इसे दक्कन ट्रैप भी कह लीजिए, ये दक्कन ट्रैप भी इसे कहते हैं। अब इसका विस्तार देखें, इसको आपको रटना नहीं है, बस आपको समझ के विकसित करना है। ये पूछा नहीं जाएगा कितने विस्तार है। ये 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है। इसमें जो है कि तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का पठार भी इसमें शामिल है। ये देखें गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में भी है, और एमपी और छत्तीसगढ़ में भी है। इसका निर्माण देखें तो ये जो हमने पहले भी चर्चा किया है, यहाँ पे इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, जो है कि जिसे बेसाल्ट भी कहते हैं। ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस युग में ये यहाँ पे ज्वालामुखी की उद्गार हुआ था। ये 2000 मीटर गहरी बेसाल्ट है। आप सोच सकते हैं कि 2 किलोमीटर नीचे तक ये बेसाल्ट पाई जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो है कि इसमें काली, आप जानते हैं कि जो बेसाल्ट जो है कि चट्टानें होती हैं या मृदा होती है वो काली होती है, काली मृदा कहते हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये पूछा गया कि रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है या जो है कि किसे कहते हैं, तो काली मृदा को कहते हैं। इसे स्वतः जुताई की मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी जो बारिश होती है तो ये चिपचिपा हो जाता है, लेकिन बारिश जब ख़त्म होती है तो ये जुताई जैसे लगता है कि ये कोई जुताई किया है इसका, तो इसलिए इसे जुताई की मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा, रेगुर मृदा, ये जो किसके लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। अब हम आगे देखते हैं मध्य उच्च भूमि। स्टार्ट है। देखो मध्य उच्च भूमि बात करें, जो है कि हमने 3 भागों में बांटा था, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व पठार। तो हम मध्य उच्च भूमि की बात करें, इसका विस्तार देखें तो ये उत्तर में जो है कि विंध्य श्रृंखला में है। ये विंध्य श्रृंखला इसका उत्तरी सीमा बनाता है। दक्षिणी सीमा जो है कि हमने देखा था कि ये दक्कन का पठार जो है ये सतपुड़ा के दक्षिण था। सतपुड़ा उसमें शामिल नहीं था, सतपुड़ा के दक्षिण था। तो इसमें इसका दक्षिणी भाग जो है वो सतपुड़ा श्रृंखला है, मतलब ये विंध्य और सतपुड़ा के श्रृंखला के मध्य समेत है। और ईस्ट में राजमहल पहाड़ी, और वेस्ट में देखें तो गिर पहाड़ी से लेकर के ये जैसलमेर और दिल्ली तक फैला हुआ है। और यहाँ पे बात करें मरुस्थली आकृतियाँ, यहाँ पे ये भी परीक्षाओं में आपको मिलता है, पूछा भी जाता है। ये जो है कि अंधेर रेतीले टीले होते हैं, जिसे टिब्बा भी कहते हैं। अंधेर रेतीला टिब्बा जो है कि टिब्बा जो है कि एक जो है कि पहाड़ी नुमा आकृति होती है, टीले होते हैं। और बरखान जो है ये
चाप के आकार का होता है तो इसे चापाकार कहते हैं। चाप के आकार का होता है, चंद्र के आकार का बोल सकते हैं। चाप के आकार का होता है जिसे बरखान कहते हैं, बरखान कहते हैं। छत्रक चट्टान जिसका जो आधार पतला होता है और जो है कि जो शीर्ष होता है वो चौड़ा होता है, छत की तरह होता है, ठीक है, तो इसे छत्रक चट्टान कहते हैं। मर उद्यान जो है यहाँ पे बहुत कम उद्यान पाए जाते हैं। और यहाँ प्लाया झील को प्लाया कहते हैं। यहाँ पे लोयस का मैदान यहाँ पे जो है कि जब आंधी तूफान आती है तो अपने साथ रेतीलों को टीलों को बहुत बड़े मैदान में फैला देती हैं, जिसे लोयस कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन में पाया जाता है। आगे बात करें तो पूर्व में जो है कि संकीर्ण है, इधर देखेंगे तो पतला है, इधर देखेंगे यहाँ से लेकर इतना चौड़ा हुआ है। तो पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में संकीर्ण है, पश्चिम में चौड़ा है। यहाँ बहने वाली नदियाँ, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? इधर देखिए लूनी है, इधर जो है बनास है, चंबल है, बेतवा है, सोन, केन, ठीक है। इधर किधर बहती हैं? ये उत्तर और उत्तर पूर्व में बहती हैं, जो इसके ढलान को भी दर्शाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये बहने वाली नदियाँ उत्तर पूर्व में ढलान को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि का अगला पॉइंट देखें, पठार देखें। यहाँ तो मालवा का पठार है, मेवाड़ का पठार है, बुंदेलखंड है, भंडेर इसके बुंदेलखंड और बघेलखंड के मध्य में पाया जाता है। भंडेल का पठार है, बघेलखंड का पठार है। फिर उसके बाद मैकाल का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। इसी छोटा नागपुर पठार को पलायू पठार या हजारीबाग पठार भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पलायू या फिर हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, या कहें कि इसी के अंतर्गत ये आते हैं, या कहें कि इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पठार जो है छोटा नागपुर पठार। हम सब पठारों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि सभी पठारों में लगभग समान विशेषताएं पाई जाती हैं कि इसमें खनिज संसाधन है और जो है कि ये बहुत पुराने हैं, इसलिए हम सभी पठारों की जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पठार है वो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो इसका विस्तार जो है ये छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, और जो है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो यहाँ पे इसका ढलान जो है उत्तर साइड है, सोन नदी और जो है कि पुनपुन नदी एक है जो निकल के इधर से गई है, तो इसके ढलान को उत्तर साइड इसके को प्रदर्शित करती है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व का रूर प्रदेश जर्मनी को कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर कहा जाता है क्योंकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। उसी के आधार पे वहाँ रूर वहाँ पे है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो वो छोटा नागपुर का पठार है, जो कि अभी हमने देखा था गोंडवाना भूमि का भाग है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला भारत में यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पे दामोदर नदी बहती है जो इसको बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी को भारत का जो है कि जैविक मरुस्थल वाली नदी भी कहा जाता है। तो वो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा भाग जो है कि उत्तर पूर्वी पठार है, जो ये वाला रीजन है। हमने अभी दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि को देखा, अब हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी पठार जो है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है, मतलब ये इसी का भाग है। ये जो है कि ये प्रायद्वीपीय पठार जो है इसी का भाग यहाँ पर भी है। तो आप देखेंगे कि ये पूछेंगे कि कैसे यहाँ पे गया है। तो ये जो है जब हिमालय के निर्माण के समय जब हिमालय का निर्माण हुआ तो जो है कि जो प्लेट के खिसकने के कारण ये जो है यहाँ एक दरार उत्पन्न हो गया। इस दरार को एक भ्रंश उत्पन्न हो गया। इस भ्रंश को मालदा भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंश के ये जो राजमहल पहाड़ी और मेघालय का पठार जो है अलग अलग हो गए हैं। तो इसी कारण ये इसी का भाग है, इसलिए मतलब ये बहुत पुराना भाग है, जो है कि गोंडवाना भूभाग का भाग है। इसी तरह यहाँ भी खनिज पाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय के निर्माण के समय प्लेट के खिसकने से राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार जो कि बगल में जो है कि राजमहल पहाड़ी है, जो राजमहल पहाड़ी और मेघालय का पठार भ्रंश घाटी, इसी भ्रंश घाटी को मालदा भ्रंश भी कहते हैं, से अलग हो गए हैं। मतलब ये भ्रंश बनने से ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये छोटा नागपुर पठार की तरह यहाँ भी खनिज प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ कोयले के लिए बहुत फेमस है और जो है कि धात्विक खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ये इसके लिए फेमस है, खनिजों के लिए। अब पठार की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेघालय का पठार और एक कार्बी आंग का पठार है।
कार्बी लांग पठार को उत्तर कचार का पठार भी कहते हैं। और मेघालय का पठार, 2 पठार हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार की बात करें तो यहाँ पे जो है कि जनजातियों के आधार पे इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, उन वहाँ पे जनजाति भी है। ये पूछ सकता है गारो की, खासी, जयंतिया कहाँ के, जो है कि ये पूछा भी गया है कि कहाँ पाई जाती हैं ये जनजातियाँ, कहाँ पाई जाती हैं, या पहाड़ी कहाँ है, तो उन्हीं के नाम पे जो है कि ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और यहाँ पे चेरापूंजी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो कहाँ पे है? चेरापूंजी मेघालय के पठार पे ही स्थित है। ये बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे नग्न चट्टान पाए जाते हैं, यहाँ पे जैव विविधता की कमी पाई जाती है। और इसके देखें तो ये अधिकतम वर्षा के कारण, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में, तो ये अपर्दित भूतल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई वीडियो संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जहां आपके सुझाव और आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।